तो प्यारे साथियों, मैं राहुल सचवानी स्वागत करता हूं आपका आज के एक और जानदार धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम लोग बाकी सारे जो हमारे जैव प्रक्रम पढ़ते आए हैं उनमें से जो हमारा छठा चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसमें जो आखिरी प्रक्रम दे रखा है उत्सर्जन या जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन, उसको पढ़ने वाले हैं। इसके भी जो होंगे दो भाग होंगे, दो पार्ट्स में हम इसको पूरा करेंगे। तो आज जो है जाहिर सी बात है पहला पार्ट है। और हमारी किताब में कैसे शुरू कर रखा है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक डेफिनेशन छोटी सी, फिर मानव में उत्सर्जन जो कि हमें पढ़ना है, हमारा मेन टॉपिक है। और फिर आज हम लोग डायग्राम बनाना सीखेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र जो है उसका जो सिंपल डायग्राम है, जो कि लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो, और फिर आगे का बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझो यहाँ पे। तो उत्सर्जन है क्या, इन जनरल देख रहे हैं हम, सिर्फ इंसान से रिलेटेड नहीं, किसी भी जीव से रिलेटेड उत्सर्जन की परिभाषा क्या है, पहले वो सामान्य परिभाषा देख रहे हैं। तो कह रहे हैं उपापचयी क्रियाओं में बनने वाले अवांछित पदार्थ। तो पहले समझो उपापचयी क्रियाओं से कहने का क्या मतलब है। तो उपचयी और अपचयी मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो हमारे शरीर में, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, अभी नहीं जाना उसके अंदर गहराई में क्या है वो। आप तो यूं समझो कि शरीर में ऊर्जा का बनना और ऊर्जा का खर्च होना, तो दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, दोनों ही प्रक्रम में क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए काम के नहीं होते। तो इसलिए हमने शब्द काम में लिया है उपापचयी क्रियाओं में बनने वाले अवांछित पदार्थ। मतलब कुछ एक पदार्थ हमारे पास कैसे हैं, अवांछित हैं। अवांछित मतलब अनवांटेड, चाहिए नहीं अपने को, है बस। तो उनको शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन। देखो, निष्कासन, बाहर निकालना मतलब निष्कासन, बाहर निकाल दो बॉडी से, वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो देखो ऐसे कुछ एक पदार्थ क्या है उसका, अगर हम एग्जाम्पल देने की बात करें तो देखो क्या है हमारे पास में, यूरिया है, यूरिक अम्ल है या जिसको यूरिक एसिड हम लोग कह सकते हैं। उसके अलावा अमोनिया है और लवण है। तो इन चीज़ों को जो है हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं। एक्सेस में है, ज़्यादा मात्रा में है, शरीर के काम के नहीं है। और ये जो पदार्थ हैं प्रायः शरीर के लिए कैसे हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। तो चलो एक बात के लिए समझने की कोशिश करो। मान लो कि कोई पदार्थ अगर जो आपके शरीर में ऐसा बन गया है हानिकारक नहीं है, जैसे कि मान लो पानी है, तो पानी हमारे लिए सीधे तौर से तो हानिकारक नहीं है, पानी इस तो क्या नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मानो ना कि अगर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाएगा तो शरीर को उससे पीड़ा होने लग जाएगी। तो हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, ये जो पदार्थ हैं हानिकारक हो सकते हैं। भाई पानी भी अगर ज़्यादा है तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। तो वो सारा किस प्रक्रम में होता है, उत्सर्जन में या एक्सक्रीशन में। अब मैं आपको यहाँ पर ना एक चीज़ बता देना चाहता हूँ पहले, जैसे पता नहीं आप लोग ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो, लेकिन मेरे तो मन में होता था। क्वेश्चन क्या होता था कि यहाँ पर जैसे जो हम पढ़ने वाले हैं, जो फोटो वगैरह देखने वाले हैं, जो डायग्राम बनाने वाले हैं, वो हमारे मूत्र विसर्जन से या जो यूरिनेशन है उससे रिलेटेड है, कि शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है और वो किस तरह से शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन करता था कि भाई हम जो पॉटी करने जाते हैं उसका क्या तो उसको एक्सक्रीशन में क्यों नहीं ले रहे, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आज आपके सामने छोड़ रहा हूँ, आपको मिल जाता है तो बढ़िया है, लिख देना, मेरे तक पहुँचा देना अपना जवाब, और नहीं तो फिर मैं जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको ये चीज़ बता दूंगा। क्लियर हुई बात। उसके अलावा यहाँ एक चीज़ और समझो, जैसे लवण लिखा है मैंने यहाँ पे, लवण कैसे, आपने कभी पसीना टेस्ट किया है? अब बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि पसीना ऐसे ऐसे करके कौन टेस्ट करता होगा यार, मतलब एक जनरल सी बात कह रहा हूँ मैं आपको। मान लो जब बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो कभी कभी होता है ना करके उसको उड़ा देते हैं अपन, तो कभी हल्का सा टेस्ट पता चल जाता है। तो आपको नहीं लगता उसमें कुछ लवण हो सकता है? खैर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अभी तो हम एक बात पे क्यों ही अटके, बस मैं आपको यहाँ पर ये रिलेट करना चाह रहा हूँ। जैसे क्या क्या गैसीय जो अपशिष्ट पदार्थ हैं हमारे शरीर में, जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम की नहीं है, तो उसको तो हम फुफ्फुस से ही बाहर निकाल देते हैं, वो चीज़ हमने श्वसन में ही समझ ली। उसके अलावा जो पसीना है वो शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में हेल्प करता है, और उसके साथ बाहर अगर कुछ आ रहा है तो वो क्या है, वो हमारे आज का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो भी मैं आपको ये कह रहा हूँ उत्सर्जन प्रक्रम का ही हिस्सा है। ये जो हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, हम इनको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, अगर हिंदी में इनको बोलें तो ये ग्रंथियाँ हैं जिनमें से पसीना जो है वो बाहर निकलता है।
तो ये भी कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ा हुआ है हमारे पास में। और जो मेन चीज़ है मूत्र विसर्जन वाली, टॉयलेट करने वाली, वो है उत्सर्जन से जुड़ी हुई, जिसमें कि हम लोग यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे जो पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। तो ये आप इतना अपने मस्तिष्क में रखो कि ये टॉपिक बड़ा है, हमें एक छोटी सी चीज़ दे रखी है समझने के लिए। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, तो फाइनली हमारी किताब में मानव में उत्सर्जन से आने से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिस्टम ही नहीं होता, तंत्र नहीं होता। जैसे कि अमीबा है, तो अमीबा उत्सर्जन कैसे करता है? मान लो उसने खाना खाया, वेस्ट बच गया, या मान लो उसके शरीर में टूट फूट हुई तो वेस्ट बच गया, कोई गैस वगैरह उसको मान लो बाहर निकालनी है, तो वो क्या करता है? सिंपल उसको अपनी दीवार तक ले जाता है और वहाँ से उसको बाहर निकाल देता है। तो कोई विशिष्ट अंग उसमें नहीं, और कहें तो हम विसरण जो है वहाँ पर काम कर रहा है कहीं ना कहीं पर। लेकिन मानवों में ये जो तंत्र है एक विशिष्ट सिस्टम है, जिसकी ड्राइंग आपको मेरे साथ में करनी है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पेंसिल पेपर जो भी है आपके पास में उठा लो और एक दो कलर साथ में रखा करो, स्पेशली जब आप मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो। तो देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क है। वृक्क सिंपल किडनी, अपन सब सिंपली किडनी से जानते हैं वृक्क को, लेकिन ठीक है अब किताब में लिखा है तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ साथ बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग किडनी को ही बना रहे हैं, तो ये हो गया वृक्क और ये दूसरा वृक्क। इस तरह से दो हमारे पास किडनी है। अब आप सोचोगे सर आपकी ना ड्राइंग खराब है, एक ऊपर बनाइए एक नीचे बनाइए। तो बेटा देख लो, ड्राइंग खराब नहीं है मेरी, जानबूझ के बनाई है मैंने। जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाओ, कारण बताऊंगा फिर मैं आगे तुमको। फिर उसके बाद क्या करो, एक तो लेना है लाल कलर आपको और एक लेना है ब्लू कलर आपको। ठीक है, तो जैसे मान लो ये लाल कलर ले लो यहाँ पर और एक पाइप बना दो। अब वो लाल से बनाने का कारण क्या है वो भी तुम लोगों को पता ही होगा या पता चल जाएगा अभी बहुत ही जल्दी। और इसको, अब ये जो पाइप बना रहे हैं ना, इस पाइप को दोनों किडनी से जोड़ना है, इससे भी जोड़ना है और इससे भी जोड़ना है। सबसे पहले हमने क्या देखा, वृक्क, पेयर ऑफ किडनी, तो वो बना रहे हैं अपन। फिर आगे आगे क्या है वो मैं बताता जाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ देखो, इसको यहाँ से जोड़ना है अपने को और ये पाइप मान लो यहाँ तक अपन ले जा रहे हैं। वैसे तो आगे भी जा रहा है लेकिन हमें कहाँ जाना है इसको आगे लेकर के। और यही पाइप जो है यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर क्या करो आप, एक और पाइप बनाना है हमें और इस बार उस पाइप का कलर है ब्लू। वैसे बहुत ही पास पास बनाए हुए हैं किताब में, मैं थोड़े से दूर बना रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ मैं ऐसा, ताकि जो है आप ध्यान से बना पाओ। तो इसको भी यहाँ जोड़ना है और यही पाइप को हमें उस किडनी से भी जोड़ना है। ये तो मैंने आपको बोला ही था, दोनों पाइप दोनों से ही जोड़ने हैं हमें। तो मान लो इसको हम ऊपर से ही ले जाते हैं। हो सकता है ना कि ये पाइप लाल वाले के ऊपर से जा रहा हो। इस तरह से। अब हमें क्या करना है, दो पाइप और बना रहे हैं और उन पाइप को मैं हरे कलर से बना रहा हूं। कैसे बनाओगे, यहां से शुरू करना है, ऐसे घुमा करके और यहां खत्म करना है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं पहले एक ऐसा डब्बा बना देता हूँ, बना लो पहले जल्दी से, फिर समझाता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, और इसको फिर सिमिलरली यहाँ से एक पाइप लाके और यहाँ पे जोड़ देना है। थोड़ा सा चाहो तो इसकी जो है अंदर दीवार को दोहरा कर दो, थोड़ा अच्छा लगे, ताकि इतना बना लिए। और अगर आप लोग इतना बना लिए हो तो एक चीज़ करो, फिर बेसिक स्ट्रक्चर अगर देना चाहो इसको आप, तो जैसे मान लो किसी इंसान के शरीर में है ये,
थोड़ा सा इसको और सही कर सकते हैं। ये भी क्यों किया है मैंने, ये भी आपको बताऊंगा मैं। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ तो उसको भी समझ जाना कि ये भी मैंने क्यों किया है। ठीक है, अभी यहाँ देखो, इसका अपन नामकरण कर देते हैं पहले धीरे से। तो ये है हमारे पास में वृक्क, इसको बोल रहे हैं हम लोग वृक्क, या इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं हम लोग किडनी। और फिर उसके बाद आगे देखो, डायग्राम बना लिए हो, आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग, एक जोड़ा वृक्क है, एक किडनी एरी, एक किडनी एरी। कैसे समझना है, ये वाली बाईं हाथ वाली किडनी है, ये वाली दाएं हाथ वाली किडनी, ये राइट, ये लेफ्ट। अब मैंने राइट किडनी को नीचे क्यों बनाया, उसका कारण सुनो पहले। यहाँ पे हमने जब पोषण पढ़ा था, जब न्यूट्रिशन पढ़ा था, डाइजेशन, तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, ग्लैंड है, जिसको हमने नाम दिया था लिवर, है कि नहीं, यकृत। तो वो इतना बड़ा था ना, इतना, काफ़ी भारी भी होता है वो। तो उसके कारण क्या होती है, ये वाली जो किडनी होती है ना राइट हैंड वाली, ये थोड़ी नीचे शिफ्ट हो जाती है। समझ में आ गई बात। और लेफ्ट वाली जो है वो थोड़ी सी ऊपर रहती है, इसलिए इसको ऐसे बनाया अपन ने। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूरेटर। ये चीज़ एनसीईआरटी की किताब में गलत लिखी हुई है, वहाँ पे लिखा हुआ है एक मूत्रवाहिनी। इंग्लिश में तो सही लिखी हुई है बातें, लेकिन हिंदी में गलत लिखी हुई है, एक जोड़ा होना चाहिए, वहाँ पे जोड़ा कटा हुआ है। तो जोड़ा, दो मूत्रवाहिनी है हमारे पास में। कहाँ है मूत्रवाहिनी, ये रही। तो मैं यहीं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मूत्रवाहिनी। तो ये दोनों मूत्रवाहिनी है हमारे पास में। और मूत्रवाहिनी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। तो ऑब्वियस सी बात है, एक आपकी जो है लेफ्ट यूरेटर हो जाएगी और एक जो है राइट यूरेटर हो जाएगी, बायां दायां, सिंपल। फिर उसके बाद में है हमारे पास में एक मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। तो ये रहा हमारा मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास में एक यूरेथ्रा, या जिसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। फाइनली एक चीज़ है मूत्र मार्ग, या जिसको बोल रहे हैं यूरेथ्रा। तो ये रहा आपका यूरेथ्रा, या मेरा यूरेथ्रा, किसी का भी, या इस व्यक्ति का यूरेथ्रा। यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। अब फिर आप सोच रहे होगे कि सर यार आपने पका दिया है हमको दोनों भाषाओं में नाम बता करके। बेटा आज नहीं, तुमको बाद में समझ में आएगी ये बात फ्यूचर में कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये अगर बना लिया है आपने तो थोड़ा सा अपन इसको समझें। तो सबसे पहले किडनी की बात हो रही है, मतलब ये चित्र है, ये मेन क्या है, भाग है हमारे उत्सर्जन तंत्र के। बाकी भी चीज़ों के नाम क्या हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इतना समझते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, वृक्क। यह सेम के बीज के आकार के अंग हैं। सेम फली खाई है ना आप सबने, तो सेम फली का जो बीज होता है छोटा सा, उसका आकार कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा छोटा सा है ना, पीला ग्रीनिश। तो उसके आकार का अंग है, देख लो उसी के आकार का है, मेरे को तो वही लग रहा है, बड़ा है थोड़ा सा। कितना बड़ा है वो भी सुन लो, चलो ये आपको वैसे कोई नहीं बताएगा, अपन बताते हैं यार क्या है यार। मतलब ये जो लंबाई है ना इसकी, ये है 10 सेंटीमीटर। इसको मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ से थोड़ा समझाने के लिए आपको, लगभग 10 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। और इसकी अगर मोटाई की बात करें तो मैं मोटाई को कैसे बनाऊं, मैं यहाँ यूँ तिरछा सा एरो करके दिखा देता हूँ, मान लेना ये मोटाई की बात हो रही है, वो होती है 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं टू बी प्रिसाइज, मतलब मोर प्रिसाइज, मेरी स्केल नहीं मिल रही मेरे को, मिल गई। तो टू बी मोर प्रिसाइज अगर मैं आपको एकदम सही तरीके से बताऊं तो ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। इतनी बड़ी होती है किडनी, एक किडनी इतनी बड़ी। और अगर इसकी वैसे बात करें चौड़ाई की, तो इसकी आधी चौड़ाई इतनी 5 सेंटीमीटर, और मोटाई की बात करें तो इतनी मोटी, मतलब इतनी सी होती है किडनी एक, बस छोटी सी। तो हमने तो बहुत ही बड़ी बनाई है, नहीं उतनी बनाई, मतलब लगभग। तो टू बी मोर प्रिसाइज अगर मैं आपको एकदम सही तरीके से बताऊं
तो ये है हमारा 10 सेंटीमीटर, इतनी बड़ी होती है किडनी, एक किडनी इतनी बड़ी। और अगर इसकी वैसे बात करें चौड़ाई की, तो इसकी आधी चौड़ाई इतनी 5 सेंटीमीटर, और मोटाई की बात करें तो इतनी मोटी, मतलब इतनी सी होती है किडनी एक, बस छोटी सी। तो हमने तो बहुत ही बड़ी बनाई है, नहीं उतनी बनाई, मतलब लगभग इतनी ही किडनी, छोटी है बल्कि इससे, ठीक है। तो कितनी बड़ी हो गई ये मैंने आपको बता दिया। बीज के आकार का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीन शेप्ड, क्योंकि सेम की फली का जो बीज है उसको बीन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या आकार का अंग है जो कि उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होता है। समझना कैसे। उदर तो ये रहा हमारा एब्डोमेन, जो मैंने आपको बताया था, ये पूरा का पूरा इतना ऊपर होकर बता रहा हूँ आपको, ये पूरा, ठीक है। किडनी कहाँ होती है ये समझो, ये हमारी जो पसलियाँ खत्म होती है ना यहाँ पे रिब के जी, जो हड्डी है इधर, बाबा रामदेव ऐसे करते हैं तो हड्डी दिखती है ना इधर से, तो ये हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है ना, तो ख़त्म तो क्या बल्कि इस हड्डी के अंदर है किडनी। जैसे जो ऊपर है वो तो अंदर है यहाँ पे इन दो हड्डियों के इधर अंदर की तरफ, और ये वाली यहाँ पे थोड़ी सी नीचे की तरफ है, तो किडनी। लेकिन अब एक बात समझना यहाँ पे कि हमने आगे की तरफ पढ़ा था कि यहाँ पे आमाशय है, यहाँ छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, फिर यकृत है, फिर और भी एक आध चीज़ें हैं, स्प्लीन वगैरह है हमारे पास में। तो फिर किडनी के लिए जगह कहाँ है? तो किडनी यहाँ नहीं होती, किडनी थोड़ा ना इस तरफ होती है, पीछे वाली दीवार डॉर्सल वॉल की तरफ होती है। ये बीच में हमारी क्या होती है यहाँ पे वर्टेब्रा या रीढ़ की हड्डी है ना ये, तो रीढ़ की हड्डी के एक इस तरफ होगी किडनी और एक इस तरफ होगी किडनी, यहाँ पे मतलब पीछे की तरफ है। आगे की तरफ तो दूसरे ऊर्जे पुर्जे पड़े, ये पीछे की तरफ है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ देखो उदर में, मतलब इसमें एब्डोमेन में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, मतलब इस अंग का आकार कैसा है, बीन का शेप, और रीढ़ की हड्डी के एक एक तरफ उदर में। एक वृक्क में लगभग 10 लाख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिनको हम लोग वृक्काणु या नेफ्रॉन बोलते हैं। एक इतनी सी किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। फोटो अभी देख लो, कल इसके बारे में अपन डिटेल में समझेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो एक में जिनको हम लोग बोलते हैं फिल्टरिंग यूनिट्स, मतलब असल में जो फिल्टर होने का काम हो रहा है ना वो यहीं पर होता है, इन फिल्टरिंग यूनिट्स में, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं निस्यंद। फिल्टर को बोलते हैं निस्यंदन, निस्यंद, और एकक बोल रहे हैं यूनिट्स को। आ रही बात समझ में? हिंदी में इनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स को वृक्काणु। वृक्क के अंदर अगर अणु जैसा कोई है तो वो वृक्काणु है। इन्हें वृक्क की क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट है ना, जैसे एक सजीव की फंक्शनल यूनिट क्या है, क्रियात्मक इकाई क्या है, तो हम बोलते हैं कोशिका है। तो वैसे ही किडनी की या जो वृक्क है हमारी, उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, वो है वृक्काणु, या जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ही इसको लोग फेमस है, मतलब हिंदी में भी इसको बल्कि नेफ्रॉन ही लिख देते हैं, ठीक है। इतना अगर आपको क्लियर हो गया है तो थोड़ा आगे बढ़े। अब उसके बाद क्या है, ये जो हमारी किडनी है ना, दोनों ये जुड़ी हुई होती हैं किससे, यूरेटर से। यूरेटर है हमारे ये मूत्रवाहिनी, तो हमने मूत्रवाहिनी का लिखा भी है कि क्या लिखा है, देखो, प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में प्रवेश करता है। यहाँ जो भी यूरिन बन रहा है, मूत्र बनता है, वो कैसे बनता है अभी बात नहीं कर रहे हम लोग, वो इस मूत्रवाहिनी से होकर के मूत्राशय में प्रवेश करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, ठीक है। ये जो मूत्रवाहिनी है इसके बारे में ध्यान से समझो। वयस्कों में, अडल्ट में, आप में बात हो रही है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ से घूम के थोड़ा 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसका जो व्यास होता है वो 3 से 4 मिलीमीटर होता है। कितना होता है इसका व्यास? 3 से 4 मिलीमीटर। व्यास समझ गए? चौड़ाई मतलब पाइप को खोल के अगर आप देख रहे हो, खोल के तो क्या, अंदर से बहने की जो जगह है। अब नीचे वाला दिख नहीं रहा है आपको, मैं एक सेकंड कैमरा नीचे कर रहा हूँ, ध्यान दे लेते हैं। तो ये तो बात लिखने की जरूरत नहीं है, ये बायां वृक्क है, ये दाईं किडनी, तो राइट किडनी। ये दोनों पाइप क्या है, रेड से आप समझ गए होंगे कि ये है हमारी महाधमनी, या जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑर्टा, धमनी, ऑर्टा। मैं लिख नहीं रहा हूँ इंग्लिश वाला नाम, चाहो तो लिख लो। और ये जो ब्लू वाला हमारा पाइप है इसको हम लोग कहते हैं महाशिरा, या और अगर मैं इंग्लिश में इसका नाम बताऊं आपको तो ये वेना कावा है। पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो रुधिर ला रही है किडनी में और आगे ले जा रही होगी, वो उससे हमको अभी मतलब नहीं है, और ये रुधिर वापस लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है? हार्ट की तरफ लेके जा रही है। कहाँ से ले जा रही है? इसमें से लेकर के जा रही है।
और बाकी जगहों से ला रही है, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो पाइप है ना स्पेसिफिकली यहां पर, ये इसको हम लोग बोलते हैं वृक्क धमनी, या इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। एक बात हमेशा याद रखना, वृक्क शब्द कहीं भी लग जाए तो मतलब वो किडनी से जुड़ी हुई बात हो रही है, या इंग्लिश में रीनल शब्द कहीं भी लिखा हुआ आपको मिल जाए तो मतलब किडनी के आसपास की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां समझना, यहां पर एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है, जिसको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसका नाम जो दे रखा है हमने, वो दे रखा है एड्रीनल ग्लैंड। क्या दे रखा है? एड्रीनल। एड का मतलब होता है इंग्लिश में पास में, और रीनल का मतलब होता है किडनी। तो ये बात समझे कि किडनी के पास में है, क्योंकि ये ग्रंथि किडनी के ऊपर ही पड़ी है, देखा जाए तो दोनों के ही होती है, उधर नहीं बनाई मैंने अभी। तो उसको हमने एड्रीनल ग्लैंड नाम दे दिया, ग्रंथि नाम दे दिया। पढ़ेंगे उसको जब बताऊंगा उसके बारे में। और फिर उसके बाद सिमिलरली ये जो ब्लू वाला पाइप है ना, अब देखो ये थोड़ा हौच पौच हो रहा है, आप टेंशन मत लेना। इसको वैसे देखा जाए तो हम बोलेंगे बाईं वृक्क धमनी, बाईं, लेफ्ट रीनल आर्टरी, और इस वाले पाइप को बोलेंगे राइट रीनल आर्टरी या दाईं वृक्क धमनी, और इसको हम लोग बोलेंगे शिरा। तो शिरा कौन सी वाली? जैसे मैं अगर इसका नाम लिख दूं यहां पे, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, समझ जाना। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में? दाईं वृक्क शिरा, या टू बी मोर प्रिसाइज इंग्लिश में अगर इसको बोले तो जाएगी राइट रीनल वीन। ठीक है, तो ये हमने पाइप्स के नाम दे दिए, ये बस बता रहा था। अब ये हो क्या रहा है वो समझो। ये जो हमारे पास में महाधमनी है, ऑर्टा है, ये रुधिर को लेकर आ रही है, ब्लड को ला रही है। कहां से ला रही है? बाकी अंगों से ला रही है, ऊपर से ला रही है, शरीर से। तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, ये बात क्लियर है। लेकिन इसमें बाकी फालतू का पदार्थ है, जैसे बाकी जो कचरा है हमारे पास, लवण हो सकते हैं, अम्ल हो सकता है, यूरिक अम्ल या यूरिया हो सकता है। तो ये इस कचरे को लेकर के आ रही है। कौन ला रही है? धमनी। कौन सी धमनी? महाधमनी या ऑर्टा। तो फिर इसके दो हिस्से हुए, क्योंकि दो किडनी है, तो एक वृक्क धमनी बाईं वाली में चला गया सामान जो है, दूसरा वृक्क धमनी दाईं वाली में चला गया। फिर वहां पे अंदर वो प्योरिफिकेशन हुआ, या जिसका हम लोग क्या कह रहे हैं, फिल्ट्रेशन हुआ, निस्यंदन हुआ, जो कि हम समझेंगे कल कैसे हुआ। और अंदर किसने किया? वैसे देखा जाए तो क्रियात्मक इकाई ने, नेफ्रॉन ने। तो जो दूसरा हमारे वीडियो का टॉपिक होगा वो नेफ्रॉन होगा या वृक्काणु होगा, और उसमें किस तरह से जो है निस्यंदन या फिल्ट्रेशन हो रहा है वो हमें समझना है, या जिसको हम बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन, कि मूत्र किस तरह से बनता है वो समझना है कल हमें। उसके बाद में क्या हुआ कि अब वो हो गया फिल्टर वहां पे, तो वहां से जो है साफ जो रुधिर है, साफ रुधिर, लेकिन अब उसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, अब वो वी ऑक्सीजनित हो चुका है, लेकिन उसमें से बाकी कचरा निकल चुका है, फिल्टर हो चुका है। तो जो बाकी वी ऑक्सीजनित रुधिर है वो आया और दाएं वृक्क से, दाईं वृक्क शिरा से और बाईं वृक्क शिरा से किस में चला गया? महाशिरा में चला गया, वेना कावा में चला गया, और ये उसको कहाँ ले जाएगी? हृदय तक ले जाएगी। ये बात क्लियर करो यहाँ पे आप। तो यहाँ इतना समझ में आ गया है, तो अब हम देख सकते हैं मूत्र वाहिनी पर, जो कि हम समझ ही चुके थे कि वयस्कों में 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, और ये सीधी नहीं होती, ये सच में थोड़ी मुड़ी हुई होती है। वो भी क्यों? धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको। तो थोड़ी सी सच में घुमावदार ही बनानी है आपको। फिर उसके बाद में क्या है? मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो मूत्राशय नीचे बनाया है अपन ने यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये एक कैसा अंग है? खोखला और लचीला। यहाँ देखो, नोटिस करो क्या शब्द लिखे हैं अपन ने, एक खोखला है और लचीला अंग है, जिसका कार्य मूत्र का भंडारण करना है। इसका एक ही काम है, मूत्र को स्टोर करना, स्टोरेज टैंक फॉर यूरिन, मूत्र को स्टोर करके रखता है। इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है? देखो 300 से 800 मिलीलीटर, मतलब लगभग 1 लीटर, मतलब थोड़ा कम, 800 मिलीलीटर तक। और इसका आकार कैसा होता है? नाशपाती के आकार का। आप बोलोगे यार सर नाशपाती कहाँ से लग रही है आपको? तो इसको उल्टा करके देखो, नाशपाती लगेगी। जैसे बनाया है इसको पलट के देखोगे तो नाशपाती लगेगी। अब ये क्या ना, इलास्टिक ऑर्गन है। इलास्टिक का मतलब खिंच जाता है, छोटा हो जाता है, ज़्यादा इसमें अगर मूत्र आ जाता है तो बड़ा हो जाता है।
अब एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे, हमें टॉयलेट करने जाना है, ये हमें कब फील होता है? तो ये हमें फील होता है जब इसमें लगभग 300 से 400 मिलीलीटर मूत्र जो है इकट्ठा हो जाता है ना टॉयलेट, 300 से 400 मिलीलीटर, तो हमें फील होने लग जाता है कि यार टॉयलेट करके आना चाहिए। और बढ़ता जाता है तो फिर तो हम कंट्रोल करके और जाके कराते हैं। लेकिन आप एक मस्त बात नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर्स होते हैं हमारे पास में। यहाँ पे ये मत ड्रॉ करना जो अब मैं कर रहा हूँ, वो मत ड्रॉ करना, वही डायग्राम इतना ही है। और आपको डायग्राम में साइज बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि 10 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, वो तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया बस आपको। इसमें स्फिंक्टर्स लगे हुए होते हैं, यहाँ यूँ समझो कंट्रोल करते हैं ये प्रेशर को। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक हद तक जो है हम हमारे टॉयलेट को कंट्रोल कर सकते हैं, करते ही हैं हम सब लोग। कभी बस में हैं, कभी ट्रेन में तो करके ही आ जाते हैं, खैर कभी बस में है या कभी इमरजेंसी है तो थोड़ी देर हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक ही हो सकता है, उस लिमिट के बाद नहीं हो सकता, हम कहीं पर भी भाग के आ जाएंगे। अब हमारी किताब में लिखा हुआ है कि ये जो है ना एक मांसपेशी अंग है, मांसपेशी अंग है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट वर्ड भी आपको बताऊं, किताब में जो लिखा हुआ है पेशीय होता है, सॉरी मांसपेशी नहीं, क्या कह रहा है, मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। मतलब इसको मस्तिष्क से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस जब हम टॉयलेट भी कर रहे होते हैं तो हम प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं, टॉयलेट जोर से भी कर सकते हैं, फुस करके भी। तो ये सब पॉसिबल है, लेकिन एक हद तक फिर से याद रखना इस बात को। ऐसे नहीं कि 700-800 मिलीलीटर करके आप घर पे बैठ जाओ कि नहीं सर ने बोला था, किताब में भी लिखा हुआ है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम तो कंट्रोल कर सकते हैं, फिर तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, बाद में जाएंगे नहीं, है ना, ऐसी गलती मत करना। तो आपसे पूछे कंट्रोल कर सकते हैं, आप बोल देना हाँ कर सकते हैं, बस इतना सा बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। फिर यहाँ पे क्या है कि ये जो पाइप है ये एक विशेष कोण पे उसमें जा रहे हैं, ऐसे तिरछे से थोड़े से, ताकि जो है मूत्र का पीछे की तरफ वहन नहीं हो, पीछे की तरफ नहीं जाए टॉयलेट, इसलिए उस तरह से थोड़ा वो टेढ़ा वहाँ पे जा रहा है। ये होता कहाँ है, मतलब अगर आप ये लाइन अगर देखोगे जो मैंने ड्रॉ की थी, ये इसीलिए की थी कि अगर आप अपने शरीर का जो है नीचे हिस्से को देखो तो हम जहाँ बेल्ट बांधते हैं ना, यहाँ पे ये नाभि के नीचे, तो वहीं पे है अंदर की तरफ हमारा मूत्राशय। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर जो हमारा पैरों का जो जॉइंट है वहाँ तक का गैप ज़्यादा नहीं होता, इतना सा ही होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो पेल्विक रीजन बोलते हैं इसको, वहाँ पे है जहाँ बेल्ट बांधते हो ना, एग्जैक्टली। तो अगली बार अगर आपको नोटिस करना है मूत्राशय को, पानी पी लेना बहुत सारा या कुछ और फ्लूइड पी लेना, फिर लेट जाना, मतलब जैसे यूरिन आपको इकट्ठा होने देना, फिर आप जो है ना उसको यहाँ अगर टच करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि गुब्बारा जैसा कुछ फूल गया, ठीक है। लेकिन कपड़े खराब मत करना। इसको एक और चीज़ बोलते हैं सॉइलिंग इन द पैंट, इसको नहीं बोलते, मतलब सॉइलिंग का मतलब होता है टॉयलेट कर देना कपड़ों में ही, सॉइलिंग द पैंट्स, पैंट खराब कर देना, अंग्रेजी में बोलते हैं लोग ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, मूत्र मार्ग, लास्ट है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है, देखो हमारे पास वह नलिका जिससे मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। कौन सी वाली, ये दिख रही है आपको, छोटी सी पाइप है इतना सा यहाँ पे, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इतना भी छोटा नहीं है ये। तो महिलाओं में जो इसकी लंबाई होती है ना वो बहुत कम होती है, देखो कितनी होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर, बस इतनी सी। लेकिन पुरुषों में बहुत बड़ी होती है भाई, 20 सेंटीमीटर्स। कितना बड़ा, 20 सेंटीमीटर, मतलब इतना बड़ा लगभग ये पाइप होता है, और महिलाओं में इतना सा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों, इतना तो आप बोलोगे सर किताब में नहीं लिखा हुआ, आप क्यों बता रहे हो हमको। बेवकूफ़ो, तुम्हारे शरीर में है ये चीज़, मेरे भी है, तो अपने शरीर की चीज़ के बारे में पता करने में क्या बुराई है, बहुत क्लियर सी बात है ना। तो अब समझो क्यों बता रहा हूँ ये बारीक बारीक बातें मैं आपको। जैसे अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कि मान लो किसी इंसान के कुछ ऑपरेशन हुआ है या कोई दिक्कत है, अब वो चल नहीं सकता, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक पाइप लेके और उसके मूत्र मार्ग से यहाँ से अंदर डालते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं, और वो पाइप बाहर आता है और उसके बेड के पास में वो पेशाब की थैली जो है वो लटका देते हैं, उसमें लग रहा होता है ये पाइप। होता है कि नहीं होता। अब कभी हमने सोचा कि यार पुरुषों में 20 सेंटीमीटर लंबा होता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, तो पुरुषों में जो वो लोग पाइप डालते होंगे तो कितना डालना पड़ता होगा अंदर। प्रॉब्लम वाली बात है ना। उसको, उस प्रक्रिया को जो अंदर डालते हैं पाइप, उसको बोलते हैं कैथेटराइजेशन या यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अब हिंदी में क्या बोलते हैं मत पूछना।
वो जो पाइप दरअसल जो अंदर डाल रहे होते हैं ना, उसको बोलते हैं कैथेटर, और कैथेटराइजेशन इसको बोलते हैं। अब देखो कितना मतलब मेडिकल साइंस कितना कमाल का ब्रांच है कि वो पाइप को आप अगर ऐसे हाथ भी लगा दो ना तो उसको अंदर नहीं डाल सकते, इन्फेक्शन हो सकता है उस इंसान को, तो सीधा निकालते ही ग्लव्स वगैरह पहन के और उसको अंदर डालना पड़ता है। तो ये कब डाल रहे हैं ये समझ में आया आपको, कितनी खतरनाक प्रोसेस है। और अगर कभी गलती से मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ, तो मेरे साथ नहीं हुआ था, मतलब किसी और के साथ, और मैंने गलती से उस पाइप को हिला दिया था। मतलब मैं खड़ा था पास में और मतलब मैंने हाथ से नहीं, ऐसे यार पैर से, दिखा नहीं था ना, वो थेली हिल गई थी पाइप। तो वो इंसान बोले क्या कर रहा है बे, तो मैंने कहा सॉरी यार मेरे को ध्यान नहीं था। तो इतनी गड़बड़ होती है। और मान लो कभी कभी तो क्या होता है, ऑपरेशन वगैरह किसी का होता है तो वो इतना भर जाता है, यूरिन बाहर नहीं निकला होता, तो वो जैसे ही एक डॉक्टर ने मेरे सामने एक पेशेंट का जोड़ा था जिनको मैं ही लेके गया था, तो वो पूरा लगभग थैली उसमें भर गया था, मतलब 600-700 मिलीलीटर जो था, हाथों हाथ ही फिर उन्होंने जैसे ही पाइप जोड़ा तो उसमें से पूरा का पूरा पेशाब जो है बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक लास्ट इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी क्या है, मतलब एक प्रोसेस है, जैसे एंडोस्कोपी होता है तो यहाँ पे ये है हमारा यूरिनरी ब्लेडर एंडोस्कोपी, सॉरी इसको बोलते हैं ब्लेडर एंडोस्कोपी, और ये है सिस्टोस्कोपी कहलाता है, डॉक्टर लोगों की टर्म है भैया। उसमें ये लोग क्या करते हैं, एक पाइप होता है ऐसा छोटा पतला, उसमें कैमरा होता है आगे, और मशीन भी शायद आजकल तो होती है, पता नहीं लेज़र वेज़र पता नहीं क्या। तो वो पाइप अंदर डालते हैं इधर इस मूत्र मार्ग से और यहाँ तक ले जाते हैं उसको, और अंदर अगर कोई दिक्कत है, जैसे इसमें ना कैंसर भी हो जाता है कुछ लोगों को, तो उस कैमरा से फिर देखते हैं कहाँ दिक्कत हुई है, क्या हुआ है, और उसको ऐसा सिस्टोस्कोपी कहते हैं प्रोसेस को। पत्थर वत्थर अगर है इसमें तो उस चीज़ के लिए। और उसके अलावा मैं आपको अब बस छोटी सी बात बताता हूँ, पथरी भी होती है ना लोगों को, तो पथरी भी यहाँ फंसती है, यहाँ फंस जाती है, यहाँ इन पाइप्स में आकर के दिक्कत कर सकती है, या जो है किडनीज में दर्द खड़ा कर सकती है यहाँ से और यहाँ से, तो वो दर्द यहाँ से होना शुरू होता है और यहाँ तक आता है। तो धीरे धीरे और जो भी इंटरेस्टिंग बातें हैं मैं आपको बताता रहूँगा। अभी बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई है ये क्या है, मैंने क्या पढ़ाया आज आपको, तो मैंने आपको केवल और केवल पढ़ाई है संरचना। नोटिस कर लो आप खुद ही, मैंने आपको आज केवल और केवल स्ट्रक्चर पढ़ाया है, इसका कार्यविधि या मैकेनिज्म जो है, क्रियाविधि, वो मैंने आपको नहीं बताया है, तो वो लेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको इस चित्र की कम से कम 2 से 3 बार बिना देखे प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्त, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपनी बातें मुझ तक पहुंचाना, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, मिलते हैं और वीडियोस में, थैंक यू।